हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस बार मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से ये 20 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में। ये डिफरेंट टॉपिक्स के हैं और पर टॉपिक्स 3 और 4 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग द एरर। तो आपको एरर फाइंड करना है कौन से पार्ट में। तो क्वेश्चन है, हार्डली हैड द बेल रंग व्हेन द स्टूडेंट्स रश आउट ऑफ द क्लासरूम। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर पॉज करके 1 मिनट लेके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा एंड एट द एंड आप स्कोर भी बताइएगा कितना रहा आपका। तो क्वेश्चन हार्डली हेड से शुरू है और हार्डली हेड एक नेगेटिव एडवर्ब है, उसमें इन्वर्जन लगता है। तो इन्वर्जन लगेगा, लेकिन एक और चीज़ है इसमें कि हार्डली के साथ हमेशा वेन लगता है। हार्डली से सेंटेंस शुरू होता है, तो जो सेकंड क्लॉज है वो सिंपल पास्ट में रहता है। और सिंपल पास्ट आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, ईडी लगता है अक्सर उसमें। जैसे सिंपल पास्ट क्या होता है कि समथिंग दैट इज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोग को कि आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, तो ये एक सिंपल पास्ट में है। तो हार्डली के साथ वेन भी रहता है और सेकंड क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट में रहता है। तो इसमें एरर बताइए क्या होगा। यस गाइस, तो रश की जगह रश्ड आउट होगा। ये RUSHED, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा आप लोग। रश्ड आउट। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम है, आइडेंटिफाई द एरर। नो सूनर डिड शी फिनिश द वर्क देन शी लेफ्ट द ऑफिस। हार्डली की तरह नो सूनर भी नेगेटिव एडवर्ब है। सूनर के साथ देन आता है, जैसे हार्डली के साथ वेन आता है वैसे ही नो सूनर के साथ देन आता है। नो सूनर डिड शी फिनिश द वर्क देन शी लेफ्ट द ऑफिस। और इसमें एक और चीज़ है, नो सूनर डिड शी फिनिश। अब नो सूनर के साथ डिड भी आता है, हैड भी आता है। तो डिड कब आता है, जब डिड के बाद सिंपल पास्ट हो। और हैड कब आता है, जब पास्ट परफेक्ट हो। सिंपल पास्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि समथिंग दैट इज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि वो हमको एक एक्शन के बारे में बताता है जो कि दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू स्लीप। मतलब एक एक्शन पहले हो चुका है दूसरे एक्शन से पहले। तो याद रखिएगा, नो सूनर के साथ हैड V3 आता है और नो सूनर के साथ डिड प्लस V1 आता है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हैड होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो डिड होगा। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है, नो सूनर डिड शी फिनिश द वर्क देन शी लेफ्ट द ऑफिस। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, नो एरर। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आइडेंटिफाई द एरर। तो क्वेश्चन है, ईच ऑफ द प्रपोजल्स वर एग्जामिन्ड केयरफुली बिफोर द अप्रूवल। आप क्वेश्चन को हमेशा दोबारा पढ़िएगा ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईच ऑफ द प्रपोजल्स मतलब हर एक प्रपोजल एग्जामिन हुआ था केयरफुली अप्रूवल होने से पहले। तो इसमें ये प्लूरल नहीं है, आपको प्रपोजल से प्लूरल लगेगा, मगर ईच ऑफ से अगर सेंटेंस शुरू है तो वो सिंगुलर वर्ब भी उसमें लगता है। तो यहाँ पे वर की जगह वॉज यूज होगा, वर नहीं होगा यहाँ पे, वॉज होगा। ईच से हो, एवरी से हो या एवरीवन से हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगता है। जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी या इज रेडी, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रेडी। गाइस नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 और ये आइडेंटिफाई द एरर का लास्ट क्वेश्चन है। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड वेल। आप लोग देखिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हमेशा आंसर पे जंप करने से पहले प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन हमेशा दोबारा पढ़िए, चाहे आपको आते क्यों ना हो। तो ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड वेल। तो इसमें जो वर्ब है वो वन पे डिपेंड नहीं हो रही, वन पे नहीं हुई, प्लेयर्स पे डिपेंड है। तो अब बताइए इसमें एरर क्या है, मैंने इतना बता दिया आप लोग को। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैव कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड वेल, हैज़ नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सी है, हैज़ नहीं होगा, हैज़ की जगह होगा हैव। एंड गाइज इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि वन ऑफ दो से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद आपको प्लूरल नाउन दिया है, ठीक है, जैसे प्लेयर्स है तो, और उसके बाद हु है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा उसके बाद, हैज़ नहीं, मतलब हैव लगेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन 5 एंड इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा इन चारों में से। तो सबसे पहले हम लोग चारों सेंटेंस पढ़ते हैं। ही सजेस्टेड मी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ही सजेस्टेड दैट आई शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। ही सजेस्टेड मी दैट आई अप्लाई फॉर द पोस्ट। ही सजेस्टेड आई फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही ऑप्शन डी तो डायरेक्टली गलत समझ आ रहा होगा, ही सजेस्टेड आई, ये तो नहीं है। अब बाकी तीनों में से कौन सा सही है। तो जो वर्ब है सजेस्ट, वो कभी भी ऑब्जेक्ट और प्लस टू से फॉलो नहीं की जाती, मतलब द वर्ब सजेस्ट इज नेवर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस टू। और सजेस्ट के साथ हमेशा दैट आता है। तो ही सजेस्टेड दैट आई शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
तो इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। पहले हम लोग चारों सेंटेंस पढ़ते हैं और उसमें से एक ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं, देन बाकी 3 में ट्राई करते हैं कि क्या कौन सा सही होगा। शी इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली। शी insisted that he should apologizes immediately. She insisted that he should apologize immediately. She insisted him to apologize immediately. इसमें एक ऑप्शन जो आपको डायरेक्ट गलत लग रहा है वो आप लोग बताइए। She insisted that he apologized immediately, मतलब उन्होंने इंसिस्ट किया, मतलब उसने इंसिस्ट किया और इसने इमिडिएटली अपोलोजाइज कर लिया, इसका ये मतलब, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन 1 तो गलत है। तो इंसिस्ट के बाद हमेशा हम इंसिस्ट दैट यूज करते हैं। ठीक है, इंसिस्ट दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब। तो इंसिस्ट के साथ हमेशा दैट आता है और शुड भी आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? अपोलोजाइज। अपोलोजाइजेस मतलब माफिया मांगे, तो आप लिटरल मीनिंग अब देखें तो अपोलोजाइज सिंगुलर ही होगा। तो शी इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज इमीडिएटली, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे बिलीव दैट द कंपनी इज हाइडिंग फैक्ट्स। ठीक है, इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। द कंपनी इज बिलीव्ड हाइडिंग फैक्ट्स, ये तो फिर नहीं है, डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। द कंपनी इज बिलीव्ड टू हाइड फैक्ट्स, could potentially be. It is believed that the company is hiding facts. Okay, facts are believed to be hidden by the company. फैक्ट्स आर बिलीव टू बी, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए कि ऑप्शन बी और सी में से होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई अननोन सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अननोन है। अननोन सब्जेक्ट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको हमेशा पैसिव फॉर्म में इट इज़ से शुरू करते हैं। तो इट इज़ बिलीव दैट द कंपनी इज हाइडिंग फैक्ट्स, तो ऑप्शन सी इज राइट। गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह कि चूज द पैसिव फॉर्म। समवन मस्ट हैव लेफ्ट द डोर अनलॉक। इसका मतलब कि किसी ने शायद डोर अनलॉक छोड़ा होगा। तो ये किस चीज़ को बताता है? कि पास्ट की प्रोबेबिलिटी को बताता है मस्ट हैव, या फिर सर्टेनिटी को बताता है? तो मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। द डोर मस्ट, इसमें तो हैव है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। द डोर मस्ट हैव बीन लेफ्ट अनलॉक। द डोर मस्ट बी, यहाँ पे भी हैव नहीं है। द डोर मस्ट बी बीइंग अनलॉक, यहाँ पे भी हैव नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट ही आ रहा है फिर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया, मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और सेंटेंस पास्ट में फिनिश करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज वॉलेट। तो मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वो आपको फाइंड करना है। ही सेड आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ आई हैड नोन। हिंदी में मतलब कि मैं मदद करता अगर मुझे पता होता। ठीक, इसको इनडायरेक्ट में आपको करना है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी इफ़ ही हैड नोन। ओके, ऑप्शन 2, ही सेड दैट ही वुड हैव हेल्प मी इफ़ ही न्यू। ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही वुड हैव हेल्प मी इफ़ ही हैड नोन। ऑप्शन डी, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी इफ़ ही हैड नोन। तो जिसने अगर नहीं पढ़ा है कि क्या रूल है क्या है, तो ये चारों ऑप्शन ही काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, बट आपकी कन्फ्यूज़न अभी दूर होगी। जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें टेंस जो है वो सेम रहता है। जो आपका जो पास्ट है वो पास्ट में ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हैड प्लस V3 है, मान लीजिए, तो वो हैड प्लस V3 रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ही सेड ही वुड हैव कम इफ़ ही हैड नोन। ही सेड ही वुड हैव कम इफ़ ही हैड नोन। तो वैसे ही आप एग्जाम्पल से ऑप्शन करेक्ट बताइए कौन सा है। ही सेड दैट ही वुड हैव हेल्प्ड मी इफ़ ही हैड नोन। तो आपको इनडायरेक्ट मतलब आपको लिटरल मीनिंग से भी पता करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हैड प्लस V3 रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में भी। तो ही वुड हैव ही रहेगा। हेल्प मी इफ़ ही हैड नोन, तो इसमें हैड नोन है, तो आप इफ़ ही हैड नोन। अब ही न्यू चेंज हो रहा है। ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी अर्लियर। ओके, ऑप्शंस पढ़ते हैं। शी आस्क्ड
why I didn't inform her earlier. Okay, second option, she asked why hadn't I informed her earlier. Option C, she asked why I hadn't informed her earlier. Option D, she asked why didn't I inform her earlier. तो आप लोग सोचिएगा पॉज करके कि क्या होगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. सो ये इनडायरेक्ट में हमको करना है, तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे, ठीक. और इनडायरेक्ट में इन्वर्जन भी नहीं होता है, और इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है. पास्ट परफेक्ट मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है. पास्ट परफेक्ट हमें एक्शन के बारे में बताता है जो कि फिनिश हो गया है दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले, और वो भी पास्ट में. तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है, इन्वर्जन नहीं रहता है, और पास्ट परफेक्ट यूज़ रहता है. तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सी सेड व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, तो इसमें इन्वर्जन नहीं रहेगा. तो मतलब गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शी आस्क्ड व्हाई आई हैडंट इन्फॉर्म्ड हर अर्लियर. ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. इसमें आपको प्रिपोजिशन, करेक्ट प्रिपोजिशन फाइंड करना है. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड डैश द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लर्क. अब डायरेक्ट आंसर पे आने से पहले आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, बट आंसर पे आने से पहले हम सारे ऑप्शन रख के देखते हैं. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लर्क. सेटिस्फाइड फ्रॉम आता है, ठीक है. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट द एक्सप्लेनेशन, एट किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, तो एट तो नहीं होगा. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद भी आता है, ठीक है. देखते हैं ए और सी ऑप्शन में से. फिर ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फॉर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है या कोई पर्पस दिखाने के लिए आता है, जैसे कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग, तो फॉर भी नहीं होगा. तो अब फ्रॉम और विथ कब यूज़ होगा सेटिस्फाइड के साथ, तो सेटिस्फाइड विथ कब यूज़ होगा, जब आपको कोई फीलिंग्स दिखानी हो या इमोशंस दिखाने हो. एग्जाम्पल देता हूँ, ही इज़ सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस, मतलब उसमें फीलिंग या इमोशंस दिख रहे हैं. अब फ्रॉम कब होगा सेटिस्फाइड के साथ, जब सेटिस्फाइड को एज अ रिजल्ट दिखाएंगे आप. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन, मतलब आप एज अ रिजल्ट, मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया और उसका रिजल्ट क्या था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो आप फ्रॉम यूज़ करेंगे. तो इसमें एज अ रिजल्ट हो रहा है कि इसमें फीलिंग या इमोशंस दिखा रहा है, बताइए गाइज. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लर्क ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एक रिजल्ट है. तो आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रॉम. ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12. तो इसमें भी आपको प्रिपोजिशन करेक्ट आपको फाइंड करना है. द कमिटी डिसाइडेड डैश द प्रपोजल आफ्टर मच डिबेट. तो आप इसमें सबसे पहले चार ऑप्शन रख के देखेंगे और कौन सा सही है कौन सा गलत, देन आप डिसाइड करेंगे, ठीक है. तो द कमिटी डिसाइडेड ऑन द प्रपोजल आफ्टर मच डिबेट, डिसाइडेड ऑन हाँ होता है बिल्कुल. द कमिटी डिसाइडेड अपॉन द प्रपोजल आफ्टर मच डिबेट, डिसाइडेड अपॉन भी होता है, ओके. द कमिटी डिसाइडेड अबाउट द प्रपोजल, डिसाइडेड अबाउट नहीं होता है. और अब अबाउट की लिटरल मीनिंग भी अगर देखेंगे तो भी आप इस सेंटेंस पे फिट नहीं कर पाएंगे. और डिसाइडेड ओवर तो नहीं होता है. तो द कमिटी डिसाइडेड ओवर द प्रपोजल, तो अबाउट और ओवर नहीं होगा. ऑन और अपॉन में से क्या होगा, तो दोनों ही लग सकते हैं डिसाइड के साथ, लेकिन एग्जाम में जनरली अपॉन प्रेफर करेंगे. बट क्यों, जैसे कोई जनरल सेंटेंस है तो आप उसमें ऑन यूज़ करेंगे, और कोई फॉर्मल सेंटेंस है या फिर कोई पॉलिसी है तो आप उसमें अपॉन यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देता हूँ, द कोर्ट डिसाइडेड डैश द मैटर, ऑन या अपॉन, तो फॉर्मल है ये चीज़ या कोई पॉलिसी है, मतलब कोर्ट वाला तो फॉर्मल है, तो द डिसाइडेड अपॉन होगा. और अगर जनरल होता कि ही प्लान ऑन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट समर, तो उसमें ऑन लगेगा. तो हमेशा जनरल सेंटेंस में ऑन लगेगा डिसाइडेड के साथ, और फॉर्मल सेंटेंस में अपॉन. तो इसका आंसर होगा द कमिटी डिसाइडेड अपॉन. टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 13. एंड देन हेयर ऑल्सो आपको सही प्रिपोजिशन फाइंड करना है. शी इज़ नोन डैश हर इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. तो सबसे पहले वही हम लोग हर एक ऑप्शन रख के देखते हैं कौन सा गलत है, एलिमिनेट करते हैं, एंड देन राइट आंसर टिक करते हैं. शी इज़ नोन ऑफ हर इंटीग्रिटी, नोन ऑफ तो नहीं होगा ना गाइस. शी इज़ नोन फॉर हर इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, हाँ के लिए, फॉर मतलब के लिए होता है, तो शी इज़ नोन फॉर. शी इज़ नोन विथ हर इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, विथ भी यूज़ होता है, ठीक है. नोन के साथ विथ भी यूज़ होता है. शी इज़ नोन बाय हर इंटीग्रिटी, नहीं, इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म कोई इंसान नहीं है, जो बाय मतलब उनसे, उनके द्वारा नोन की है, तो इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म तो एक टर्म है. फॉर और विथ में से कोई एक आंसर है. अब नोन विथ कब यूज़ होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं. तो नोन विथ आप तब यूज़ करते हैं जब आप क्वालिटीज़ को रिफ़र करते हैं. विथ कब होगा, जब क्वालिटीज़ को आप रिफ़र करते हैं.
या किसी के ट्रेड को। क्वालिटीज़, आप राइटिंग पे नहीं फोकस कीजिएगा इस, ठीक है। उसके बाद नोन फॉर कब यूज़ करते हैं, तो जब किसी के फेम वगैरह की बात हो रही है। फॉर कब यूज़ होगा, जब किसी के फेम की बात हो रही है, जैसे उसेन बोल्ट इज़ नोन फॉर रनिंग, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर। उसके बाद हम नोन के साथ फॉर और विद तो यूज़ कर सकते हैं, टू भी यूज़ करते हैं। तो टू कब यूज़ करेंगे, जब पीपल के टर्म्स में आप प्रेफर करेंगे, ही इज़ नोन टू मी, तो पीपल के लिए यूज़ होता है नोन टू। तो फॉर फेम के लिए होता है, टू पीपल के लिए, और विद ट्रेड्स के लिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा शी इज़ नोन फॉर हर इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। फॉर क्यों, क्योंकि वो इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती है। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फाइंड करना है। ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, बट आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आपको सेंटेंस को सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम लोग चारों लाइन पढ़ते हैं। ओनली आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, ओके। डिड ही ट्रूली अंडरस्टैंड, ओके। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ओके। इन अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे क्यू में डिड ही दिख रहा है, तो वो इन्वर्जन है। तो अगर सेंटेंस में इन्वर्जन है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब आप फाइंड कैसे करेंगे, मान लीजिए कि एक वर्ब है, उसके बाद एक और वर्ब है, तो जो फर्स्ट वाली वर्ब होगी वो ऑक्सिलरी वर्ब होगी। दूसरी ट्रिक बताता हूँ आपको, कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्वेश्चन फॉर्म कर सकती है। तो डिड ही ट्रूली अंडरस्टैंड, तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस डिड से शुरू होगा, डिड ही ट्रूली अंडरस्टैंड। उसके बाद तो सेंटेंस फॉर्मेशन ये वाला इजी है, डिड ही ट्रूली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ओनली आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स इन अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखते हैं, दैट डिड ही ट्रूली अंडरस्टैंड इन अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रूली अंडरस्टैंड इन तो नहीं होगा। तो डिड ही ट्रूली अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपको ये सेंटेंस पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा, मगर डिड ही ट्रूली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेड फेलियर, तो इसमें इन्वर्जन है, इसलिए वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गाइस नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। सेम आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। तो हम लोग पहले एक एक करके सेंटेंस पढ़ते हैं। नॉट अंटिल द फाइनल रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड डिड शी रियलाइज, ओके, देन हाउ सीरियस द मिस्टेक एक्चुअली वॉज। ओके, तो इसमें हम लोग 5 to 10 सेकेंड्स लेते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा। तो जो सेंटेंस है नॉट अंटिल, वो इन्वर्जन कॉज कर रहा है, तो इस वजह से हम नॉट अंटिल से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो नॉट अंटिल द फाइनल रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा गाइस, पी दो ऑप्शन में आ रहा है ना। ओके, पी के बाद आर चेक कर लेते हैं। नॉट अंटिल द फाइनल रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड हाउ सीरियस डिड डिड शी रियलाइज द मिस्टेक एक्चुअली वॉज, तो ये तो सेंटेंस नहीं बन रहा है ना। नॉट अंटिल द फाइनल रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड डिड शी रियलाइज हाउ सीरियस द मिस्टेक एक्चुअली वॉज, हाउ सीरियस द मिस्टेक, मिस्टेक कितनी सीरियस है, तो आर के बाद एस आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो पी क्यू आर एस, तो द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों, क्योंकि नॉट अंटिल इन्वर्जन कॉज कर रहा है, तो जो इन्वर्जन कॉज करेगा उसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस। गाइस नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको सेंटेंस रीअरेंज करना है। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। डिस्पाइज हिज सिंसियर एफर्ट्स, फिर ही फेल्ड, देन टू सिक्योर, फिर द डिजायर्ड पोजीशन। तो हमेशा जो सेंटेंस, अगर सेंटेंस में डिस्पाइट है तो डिस्पाइट से ही सेंटेंस शुरू होगा। तो पहले डिस्पाइट आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें डिस्पाइट वाला सेंटेंस पी से शुरू है, तो पी वाले ऑप्शन दो हैं स्टार्टिंग के, तो ए एंड सी में देखते हैं। ठीक है, डिस्पाइट हिज सिंसियर एफर्ट्स, उसके बाद चलिए ए देखते हैं। तो क्यू है, डिस्पाइट हिज सिंसियर एफर्ट ही फेल्ड, सब्जेक्ट ही, टू सिक्योर द डिजायर्ड पोजीशन, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। डिस्पाइट हिज सिंसियर एफर्ट्स टू सिक्योर क्या, तो ये तो सेंटेंस नहीं ही बन रहा है डायरेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
हमेशा जब भी डिस्पाइट होगा तो वो फर्स्ट मतलब उसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 18 काफ़ी इजी है, तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि नो सूनर और क्या लगता है उसके साथ और कब लगता है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स। ही स्पोक सॉफ्टली डैश ही वुड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट्स। सो ही स्पोक सॉफ्टली के बाद हम लोग सारे ऑप्शन लगा के देखते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं। ही स्पोक सॉफ्टली सो ही वुड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, तो हो सकता है ही स्पोक सॉफ्टली सो दैट ही वुड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट्स, हो सकता है ही स्पोक सॉफ्टली लेस्ट ही वुड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, तो ये तो नहीं होगा, लेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, और अनलेस भी नहीं होगा क्योंकि अनलेस तो मीनिंग ही नहीं दे रहा है सेंटेंस की सही। तो ही स्पोक सॉफ्टली के बाद ये एक पर्पस दिखा रहा है कि वो सॉफ्ट धीरे बोला ताकि पेशेंट को डिस्टर्ब ना हो, तो जब पर्पस दिखाता है तो सो दैट यूज़ होता है। एग्जांपल बताता हूँ, ही विस्पर्ड सो दैट नो वन कुड हियर, तो इसमें उसने विस्पर्ड मतलब आराम से बोला क्योंकि ताकि कोई सुन ना ले, तो सो दैट, तो ये एक पर्पस है, पर्पस अगर दिखाएगा तो सो दैट यूज़ होगा। ये लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए, पर्पस। ओके गाइज, नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। आई विल नॉट अटेंड द फंक्शन डैश यू इंसिस्ट। इफ होगा, हो सकता है, अनलेस होगा, हो सकता है, अनटिल यू इंसिस्ट, हो सकता है, बट कोई ये क्यों बोलेगा कि जब तक आप इंसिस्ट नहीं करोगे मैं अटेंड नहीं करूँगा। दो, हो सकता है। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? आई विल नॉट अटेंड द फंक्शन अनलेस यू इंसिस्ट। अनलेस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें अपोजिंग आइडिया है, तो अनलेस मतलब जब तक कि आप इंसिस्ट नहीं करोगे। एट लास्ट गाइज मैं आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला है ही कम्स ऑफ फ्रॉम अ रिच फैमिली, सेकंड है बर्ड बिल्स नेस्ट इज इन ऑन द ट्री, थर्ड है वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाज वर प्रेजेंट देयर पास द एग्जाम। मैंने आपको जो भी रूल्स बताए उन्हीं में से है, तो आप लोग इन तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।